हेलो फ्रेंड्स, द करियर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के लिए। पिछली सेट की तरह इसमें भी 20 प्रश्न हैं और इन 20 प्रश्नों को हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इन 20 प्रश्नों से आपको मैक्सिमम जो है प्रश्न मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विच ट्रीटी इंडेड वर्ल्ड वार फर्स्ट? किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? ठीक है, जिसमें दिया गया है ताशकंद संधि, वर्साय संधि, तिलसिट संधि और बर्लिन संधि। ये चार ऑप्शन आपके सामने है और इसमें बताना यह है कि किस संधि के द्वारा जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था वो समाप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त तक चला था। और लेकिन समाप्त हुआ था, इसमें मैं आपको उत्तर बताता हूं, समाप्त इसमें हुआ वर्साय की संधि द्वारा। वर्साय की संधि 1919 में की गई और इसके तहत यह कहा गया कि अभी विश्व युद्ध जो है समाप्त माना जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था, तत्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण उसके पीछे बहुत से थे। राज्यों की जो साम्राज्य बढ़ाने की नीति, उसमें सबसे कारणों में से प्रमुख कारण थी। लेकिन जो तात्कालिक कारण था वह यह था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, जिससे यह तुरंत युद्ध स्टार्ट होने की स्थिति में हो गया। क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो लोग थे, ऑस्ट्रिया के जो समर्थक थे और वहां के लोग, उनका मानना था कि, और यह ब्लेम किस पे जाता है, जो दो एक संगठन, देखिए उस समय एक संगठन बन चुका था, दो संगठन बने युद्ध में। एक को कहा जाता है एलाइड पावर, एलाइड पावर, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं मित्र राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, रशिया है और जापान भी शामिल है। इसके साथ साथ इटली है। ये सभी एलाइड पावर्स के सदस्य हैं। यूएसए इसमें बाद में शामिल हुआ था। ये फ्रांस, यूके और इटली प्रारंभ से ही थे, धीरे धीरे इनमें जुड़ते चले गए। कुल 37 देशों ने इसमें भागीदारी की थी। एक तो ये एलाइड पावर हो गया, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर, और उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? सेंट्रल पावर में आपका जो है जर्मनी है, जर्मनी, जर्मनी है, फिर ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, और उसके साथ साथ बुल्गारिया है, बुल्गारिया। ये सभी एलाइड पावर के सदस्य हैं। और इसमें इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल केंद्रीय शक्तियां जिन्हें कहा जाता था, उनकी पराजय हो गई। और आप को मैं बता दूं कि पराजय के साथ साथ ये वर्साय की संधि, यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की भी जो कहानी है वो गढ़ी गई है। वर्साय की संधि दरअसल ऐसी एक संधि थी जिसमें एक ही देश को केवल दोषी मान करके, जर्मनी को दोषी मान करके, उस पे बहुत सारे थोपे गए, जबरदस्ती के थोपे गए। जैसे उसका लगभग 13% जो भूभाग था उसको ले लिया गया। उसके जो कोयला वाले इलाके थे, जो उसके शक्ति वाले क्षेत्र थे जहां से वो उत्पादित करता था, उन सभी क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों में से ज्यादातर क्षेत्रों को उसको देना पड़ा था। और यहां तक कि जो युद्ध में खर्च हुआ था उसके
की भरपाई भी उसको करनी पड़ी थी, जिससे जर्मनी की हालत बेहद खराब हो गई थी। ठीक है, आगे चल करके जर्मनी में आपका हिटलर आएंगे, और हिटलर, आप जानते हैं कि हिटलर का बहुत ही प्रमुख रोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है वर्साई की संधि। ठीक है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? मंगोल, मंगोल, फारसी, तुर्की या अरबी? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि बाबर ने जो एक किताब लिखी थी तुजुक ए बाबरी, उस वह किस भाषा में थी। ठीक है, आप जानते हैं कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना, फरगना एक क्षेत्र है जहां इसके उमर शेख मिर्जा, इसके पिता पिता इसके कौन थे? उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, फरगना के शासक थे। कुछ समय पश्चात वहां का शासक भी कौन बना? बाबर बना। ठीक है, लेकिन बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। भारत पर 5 बार इसने आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया, आक्रमण किया। और इसका जो पहला आक्रमण था वो 1519 में यूसुफ जई, एक जनजाति या एक जाति कही जाती है, उसके खिलाफ था। लेकिन ज्यादातर 4 में बाबर विजयी नहीं हो पाया था। अंत में बाबर जो है भारत में 1526 ईस्वी के पानीपत युद्ध में, पानीपत युद्ध में किसके किसके बीच होता है पानीपत का युद्ध? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और बाबर यहां विजयी हो जाता है, बाबर जीत जाता है और यहां से एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसको हम कहते हैं मुगल वंश, मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो ये बाबर 1526 ईस्वी में। अब देखिए, बाबर अपने से भारत में नहीं आया था, बाबर को बुलाया गया था, क्योंकि जब इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान थे तो पंजाब के शासक दौलत खां उस समय थे, दौलत खां को इन्होंने दरबार में बुलवाया और दौलत खां नहीं आए, इब्राहिम लोदी के बुलावे पर दिल्ली नहीं आए। इससे इब्राहिम लोदी नाराज हुए, फिर उन पे आक्रमण वगैरह करने की सोचे। तो दौलत खां, लेकिन इनको बुलाने वाला जो है इन्हीं का चाचा था आलम खां, निमंत्रण देने वाला। लेकिन कालांतर में दौलत खां अपने बेटे दिलावर खां से इसके पास संदेश भेजवाता है बाबर के पास कि आइए और उसको अपदस्थ करिए, किसे? इब्राहिम लोदी को गद्दी से अपदस्थ करिए और दिल्ली की राजगद्दी पर हमें जो है बैठाइए। यह बहुत ही सुनहरा मौका था किसके लिए? बाबर के लिए, क्योंकि एक तो वह चाह रहा था कि वो भारत में आकर एक ऐसा शासन स्थापित करे जो लंबे समय तक चले, ठीक, और दूसरे उसको निमंत्रण मिल रहा था, साथ मिल रहा था, अब इससे अच्छा और क्या चाहिए। और देखिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी इतना कमजोर नहीं था, कमजोर वो भी नहीं था, लेकिन बाबर ने इसमें उस समय की नवीन तकनीकी का प्रयोग किया था। सबसे पहले अगर गोला बारूद के प्रयोग की कहीं पर जानकारी मिलती है तो वो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जिससे इब्राहिम लोदी पराजित हो गए। इसके अलावा बाबर ने इस युद्ध के अलावा यहां पर बाबर का जीवन काल जो है युद्धों से भरा है, युद्ध करते ही बाबर का जीवन बीत गया, भारत में युद्ध करते ही। ठीक है, देखिए पानीपत का युद्ध हो गया एक, तो पानीपत का जिसके बारे में हमने आपको बताया।
फिर था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ये 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, राणा सांगा के बीच हुआ, राणा सांगा के बीच हुआ, ठीक है, जिसमें राणा सांगा पराजित रहे। ठीक, इसके बाद चंदेरी, चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, मेदिनी राय के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। और फिर 1529 में, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। और ये किसके बीच हुआ, बाबर और अफगानों के बीच हुआ, और अफगानों के बीच हुआ। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी है जिससे आप याद रख सकते हैं, पान खा चल घर, पान खा चल घर, इससे भी आप याद रख सकते हैं इसके द्वारा लड़े गए युद्धों को। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि बाबर का मकबरा कहाँ है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न पे आते हैं, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई किताब है। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई किताब है, तुर्की भाषा में लिखी गई किताब है। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, कार्नावालिस ने, वेलेजली ने, डलहौजी ने, या फिर वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। अब थोड़ा सा वारेन हेस्टिंग्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो इसी के शासनकाल में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हुआ, द्वैध शासन प्रणाली का अंत हुआ। ठीक, 1772 में। और इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। क्या है, पहले बंगाल का केवल गवर्नर होते थे, लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत अब इसे जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में, कहां पे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसका उत्तर कौन सा है, वारेन हेस्टिंग्स। अब थोड़ा थोड़ा देखिए, कार्नावालिस भारत में न्यायिक सुधार के लिए जाना जाता है, न्यायिक सुधार के लिए इसको याद किया जाता है, सुधार के लिए कार्नावालिस को याद किया जाता है। और वेलेजली आप जानते हैं कि सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि का ये जो सहायक संधि लाया था कि पहले सहायता करेंगे, इसके बाद उसके एवज में राज्यों को ले लेता था। फिर इसके बाद डलहौजी, डलहौजी को तो आप जानते हैं राज्य हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है, राज्य हड़प नीति। और इसी के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन भी चली है, भारत में पहली रेल लाइन भी थी और रेल चली भी कब, 1853 में। ठीक है, 1853 में, कहां से, ठीक है। तो ये जो है इसका उत्तर क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। ठीक, अच्छा, शिवाजी के बारे में प्रसिद्ध है कि वो लूट मार के लिए तो प्रसिद्ध थे ही शिवाजी, लड़ाके भी बहुत जबरदस्त थे। और तो और शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का, गुरिल्ला युद्ध करने की जो है महारत हासिल थी, यानी छुप छुप करके युद्ध करना,
उसमें उनको महारत हासिल थी। और औरंगजेब को, आप जानते हैं कि औरंगजेब जिस समय था भारत का सुल्तान दिल्ली का, उसी समय शिवाजी थे। औरंगजेब को नाको चने चबवा दिए थे शिवाजी ने। तो शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार लूटा है। 2 बार, 2 बार लूटा है। और कब कब लूटा है? देखिए, एक बार 1664 ईस्वी को शिवाजी ने सूरत को लूटा, और दूसरी बार कब लूटा? 1670 ईस्वी को। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बताता हूं। इस समय सूरत कोठी, सूरत कोठी के अध्यक्ष, सूरत कोठी के अध्यक्ष जॉर्ज ऑक्साइडन, जॉर्ज ऑक्साइडन थे, जिस समय पहली बार लूटा था इन्होंने। और थोड़ी बहुत रकम नहीं लूटी थी, 1 करोड़ रुपया लूटा था। 1 करोड़ लूटा था इन्होंने, 1 करोड़। ठीक। और दूसरी बार जब 1670 में जब ये लूट कर आ रहे थे, तो उस समय बाड़ी ढिंढोरी का युद्ध हुआ। बाड़ी ढिंढोरी, ढिंढोरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मुगल सेना, मुगल सेना के बीच हुआ। और ये बाड़ी ढिंढोरी को एक और नाम से जाना जाता है। किस स्थान पे हुआ था? तो कंचन मंचन दर्रा, यहां पे युद्ध हुआ था। लेकिन शिवाजी विजयी रहे। शिवाजी क्या रहे? शिवाजी विजयी रहे और माल के साथ आए थे। ऐसा नहीं था कि केवल विजयी रहे थे, माल जो लूटा था वो पूरा लेकर आए थे। ठीक है, तो कितनी बार लूटा? 2 बार लूटा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए, पहला एक प्रश्न तो यही हो गया कि भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची में निर्देशित है। भाषा संबंधित जितने भी हैं वो कहां पे निर्देशित है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो कितनी भाषाओं को? 19, 22, 18 या 16? देखिए, 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उसी समय देवनागरी लिपि, देवनागरी, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को, लिखी हिंदी को, हिंदी को संघ की भाषा स्वीकार किया गया। संघ की भाषा, आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया गया। आधिकारिक भाषा स्वीकार किया गया। और इसके साथ साथ उस समय 14 भाषाओं को स्वीकार किया गया। 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर बाद में 92वें, बाद में और भाषाएं जुड़ती चली गई। ठीक है, 14 से फिर 18 हुई, 18 से फिर 22 हुई। तो 92वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। बोडो, मैथिली, बोडो, मैथिली, डोंगरी और कौन? संथाली। ये 4 भाषाएं अंत में जोड़ी गई और अब ये संख्याएं कितनी हैं? 22 हैं। तो कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया है? 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री से संबंधित कार्यों को परिभाषित करने की बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 166 या अनुच्छेद 167 किसमें जो है परिभाषित किया गया है? ठीक, देखिए, अनुच्छेद 163 की सबसे पहले हम बात करते हैं। 163 अनुच्छेद, आर्टिकल 163 ये कहता है कि विधान
विधानसभा में या विधायिका में जो राज्यों की है, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो मुखिया कौन है भाई? मुख्यमंत्री है। ये 163 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी, किसकी सलाह के लिए? राज्यपाल के लिए, और उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। इसके बाद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी मिलती है कि नियुक्ति कैसे होगी। और इसी में यह कहा गया है कि विधानसभा सदस्यों की क्योंकि अधिकतम 15% मंत्री होंगे। अधिकतम 15% मंत्री होंगे, लेकिन कम से कम 12 होंगे। यानी 12 से कम नहीं होंगे, लेकिन जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है उससे 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। ठीक। आगे कौन सा है? 166। 166 के बारे में है कि किसी राज्य के कार्य संचालन के बारे में जानकारी देता है। किसी राज्य के कार्य संचालन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। कृषि मंत्री। तो अब कौन सा बचा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 167 है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा, किस ढंग से करेगा, उसके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, सब कुछ 167 में कहा गया है। ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा है? 167 है। ठीक है। भारत में निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसमें से क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा है, केवल यही तट रेखा है, यही केवल समुद्र से टच करता है भारत का ये हिस्सा। ठीक है। इसमें कौन कौन से राज्यों जो हैं जो तट से इसके संबंध रखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। केंद्र शासित भी बता दूंगा। देखिए, एक तो जो तट से संबंधित है राज्य कौन है? गुजरात है। गुजरात हो गया। ये महाराष्ट्र हो गया। फिर एक छोटा सा गोवा हो गया। गोवा। एक केरल हो गया। केरल। ठीक है। ये तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और फिर ओडिशा। ओडिशा। फिर कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कुल कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 राज्य हैं जो कोस्टल एरिया को कवर करते हैं। ठीक है। कोस्टल एरिया को जो कवर करते हैं वो ये 8 राज्य हैं। अब केंद्र शासित भी है। यहाँ पे दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है। दमन दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक। पुदुचेरी है, वो भी है। इसके बाद कौन? लक्षद्वीप यहाँ पे है। आप जानते हैं लक्षद्वीप है अरब सागर में।
और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार है, ठीक, निकोबार है कि नहीं, अंडमान निकोबार है। तो ये जो है इनमें राज्यों में कहा है कि राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो इसमें गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, 1600 km जो है ये टच करता है, कितना, 1600, 1600 किलोमीटर इसकी लंबी तटरेखा है। इसके बाद जो है महाराष्ट्र की 972 km है, 972 किलोमीटर है इसकी तटरेखा, ठीक है, जो इसको टच करता है, ठीक। और अगर इसमें जानना चाहते हैं आप, तो मैं भारत के पड़ोसी राज्यों को भी अगर आप कहें तो बता दूं मैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कोस्टल वाला है श्रीलंका, ठीक है। ये जो है भारत के क्या है, पड़ोसी है, कोस्टल और है, मालदीव को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसमें कौन सा उत्तर हो गया, गुजरात, गुजरात इसका उत्तर हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरल, ठीक। देखिए पहली बात तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में समझिए, लेटेराइट मिट्टी एक किस चिड़िया का नाम है भाई, लेटेराइट मिट्टी। देखिए यह मिट्टी वहां पाई जाएगी जहां पे आर्द्रता ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, और क्या होगी, शुष्क होगा, आर्द्रता के साथ साथ शुष्कता भी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और क्या चीजें हैं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, में पाया जाता है ना, पाया जाता है, ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है ये। और देखिए जैसे ये अगर हम ऐसे बात करें, ये इक्वेटर है, तो यहां से जो ये एरिया है, इस एरिया के बीच में ही इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, क्या, कहां पे, केरल राज्य में, केरल में सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल होगी, फसल कौन सी होगी मुख्यतः, एक तो चाय होगी, चाय के साथ साथ काजू भी होगा, और क्या होगा, कहवा भी होगा। ये मुख्य फसलें हैं जो लेटेराइट मिट्टी में होती हैं, ठीक है। तो कहां पे पाया जाता है, एक तो लेटेराइट मिट्टी केरल में पाई जाएगी, और वहां पे होने वाली फसलें क्या है, चाय है, काजू है, कहवा है, और कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, और शुष्कता होनी चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, कुल मिलाकर के, है ना, ठीक। बादल फटने से क्या अभिप्राय है, कृत्रिम बारिश का निर्माण, आसमान में बिखरे हुए बादलों की मौजूदगी, मेघाच्छन्न मौसम में फसल के बीज बिखरना, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना। देखिए इस बादल फटने से अगर आप देखेंगे तो यहां सिंपल सी बात है कि उत्तर इसका डी होगा कि भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होगी। लेकिन ऐसी स्थिति होती कब है, देखिए जब नमी लिए हुए बादल घूम रहे होते हैं और उसी बीच कोई अवरोध आ जाए। अब अवरोध क्या है, अवरोध में जैसे कोई पहाड़ी आ जाए उनके बीच में, तो उनकी सारी नमी वहीं पे पूर्ण हो जाती है और वहीं पे एकाएक एक ही जगह पे बारिश होने लगती है।
असाधारण बारिश होने लगती है ना, वो असाधारण बारिश क्या हो जाएगी, बादल फटना उसी को कहते हैं, उसी असाधारण बारिश को बादल फटना कहते हैं। ठीक है। गमेक्शन का रासायनिक नाम क्या है? गमेक्शन एक रसायन होता है गमेक्शन, जो पहले प्रयोग में लाया जाता था, जो पौधों में कीड़े न लगे उसके लिए जो है प्रयोग किया जाता था। पौधों में कीड़े न लगे, है ना, कीटों से संरक्षण के कारण के लिए, पौधों में कीटों से संरक्षण हेतु, है ना, प्रयोग किया जाता था। अब इसका रासायनिक क्या नाम है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गलत हो गया थोड़ा सा, क्लोराइड है, हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, इसका सूत्र होता है C6H6Cl6। ये इसका रासायनिक सूत्र है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कीटों से, पौधों में कीटों से संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस समय इसे, इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया है। क्या कर दिया है? भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया है, इसके दुष्परिणामों को देखते हुए। ठीक, गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? अच्छा, गन्ना आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि उसमें कभी कभी गन्ने को ऐसे तोड़िए तो उसमें लाल सड़न उत्पन्न हो जाता है। उसी की बात है कि क्यों होता है लाल सड़ांध गन्ने में, है ना। तो गन्ने में लाल सड़ांध कैलेटोट्राइम एक प्रकार का एक प्रकार का रोग होता है, कैलेटोट्राइम। इसी के कारण गन्ने में लाल सड़ांध होती है। इसमें क्या होती है? गन्ने की पत्तियां, गन्ने की पत्तियां क्या हो जाएंगी? पीली हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पीली हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। और गन्ने की पत्तियां पीली हो जाएंगी, और जड़ों में क्या हो जाएगा? जड़ों में क्या हो जाएगा? ये लाल सड़ांध लाल हो जाएगा ना। तो ये क्या है? कैलेटोट्राइम। ठीक है, कैलेटोट्राइम। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, कांच से होकर पानी में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, या पानी से होकर वायु में जाता है। देखिए, पूर्ण परावर्तन तब होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, और फिर सघन माध्यम में जाकर के थोड़ा सा क्रांतिक कोण से अपने थोड़ा सा दूर हट जाती है, जिससे उस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम हीरे की बात करें तो हीरे में प्रकाश आता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका परावर्तन हो जाता है, जिस कारण हीरा क्या हो जाता है? एकदम से चमकने लगता है, एकदम चमकने लगता है हीरा। तो यहां पे लेकिन पूछा क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। इस बात पे ध्यान देना है कि कहां नहीं हो सकता, पानी से होकर कांच में जाएगा। जब पानी से होकर कांच में कोई भी किरण प्रवेश करेगी तो वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो अभिलंब से दूर नहीं जाएगी बल्कि सीधी चली जाएगी क्रांतिक कोण को बनाते हुए। इसलिए वो पानी से होकर कांच में जब जाएगा तो वहां पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा वहां पे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? देखिए, थानमैन, वर्नाइस्के, एजी टेंसले, यसे फोर्ब्स। अब इसमें कुछ वैसा बताने लायक है नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जो जनक हैं वो एजी टेंसले हैं। इन्होंने 1935 में, 35 ईस्वी में पहली बार एजी टेंसले ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसका पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था।
वैट किस पर लगाया जाता है? सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के अंतिम चरण में, या उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में, उत्पादन के प्रथम चरण में। देखिए वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाने वाला जो कर है उसे हम लोग वैट कहते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में ये शामिल है। इनडायरेक्ट टैक्स है ये। ठीक है, वैट। वैट इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल है, वैट। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में ये वैट लगाया जाता है। ठीक, वैल्यू एडेड टैक्स। अब तो आप जानते हैं कि अब तो सबका स्थान किसने लिया है? जीएसटी ने। जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, है ना। जीएसटी ने सबका स्थान ले रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। सभी प्रकार की आय का योग, सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों नहीं है, व्ययों 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 का योग। देखिए पहली चीज तो राष्ट्रीय आय में शामिल क्या क्या चीजें हैं? राष्ट्रीय आय में जो राज्य में रहने वाले सभी नागरिक हैं उनके द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की उत्पादित वस्तुएं, उनका मूल्य। ठीक है, या जो भारत के नागरिक हैं किंतु बाहर रह रहे हैं, जैसे यहां से भारत के रहने वाले हैं लेकिन दुबई में काम कर रहे हैं, लेकिन दुबई में काम कर रहे हैं तो काम करके खर्च तो वहीं पे नहीं कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं यहीं पे, तो उनके द्वारा भी जो उत्पादित किया जा रहा है उसको भी जोड़ करके। ठीक है, तो इसमें यानी कि जो राष्ट्रीय आय का परिकल्पना है वो सभी प्रकार की आय का योग होगा। सही बात है। सभी प्रकार की बचत नहीं, बचत बात नहीं है, निर्गत जो भी उनके द्वारा निर्गत किया जा रहा है, लाया जा रहा है, उसका योग है। फिर सभी प्रकार के व्ययों का योग है। इन सभी से राष्ट्रीय आय की परिकल्पना की जाती है, लेकिन सभी प्रकार की बचत का योग से उसकी परिकल्पना नहीं की जाती है या उसकी गणना नहीं की जाती है। यह इसमें शामिल नहीं है। कौन सा? सभी प्रकार की बचत का योग। ठीक है। डीटीपी, डीटीपी क्या है, का क्या अर्थ है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डाटा टाइप प्रोग्रामिंग, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग, डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। देखिए डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यह पब्लिशिंग के आने से, इस प्रकाशन के आने से प्रकाशन में सरलता हुई है। जो बहुत ज्यादा समय लगता था किसी की छपाई करने में या किसी को प्रकाशित करने में, वो समय घट गया है प्रकाशन करने में। यह एक नवीन प्रणाली है ना। इसके लिए एक पीसी की जरूरत होगी, एक आउटकम की जरूरत होगी और एक बढ़िया प्रिंटर की जरूरत होगी, जिससे कि ये काम आसान हो जाता है। तो डीटीपी का मतलब क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शार्प मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह परिवर्तनशील होता है, इसमें कम क्षमता होता है। देखिए यह एक प्रोसेसिंग की बात है, प्रोसेसिंग तो इसमें होता है। प्रोसेसिंग को जो उसमें डाटा होते हैं रैम के माध्यम से, उस रैम जो है उस डाटा को पढ़ भी सकता है, देख भी सकता है, उस पर काम भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि यह एक परिवर्तनशील है। रैम कैसा है? रैम का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि यह परिवर्तनशील है, यह सभी तरह से काम कर सकता है। जैसे ही लाइट जाएगी इसके सारे आंकड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और यह परिवर्तनशील है।
हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन सर्वशक्ति किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए ऑपरेशन शक्ति जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। क्यों चलाया गया है? आतंकवादी गतिविधियों को किसे क्या करने के लिए? आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए, है ना। ऊपरी सिरा जो पीर पंजाल की श्रेणी है, यहाँ पे पीर पंजाल की श्रेणी, खासकर वहां के लिए यह ऑपरेशन शक्ति चलाया गया है, जहां से होकर के घुसपैठिए आतंकवादी आते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? ए, इंडियन आर्मी। ठीक, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? संजीव जोशी, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, विनीत वाजपेयी। ठीक है, संजीव जोशी हैं। इसका उत्तर कौन सा है? संजीव जोशी। ब्रह्मोस एयर स्पेस के ये डिप्टी सीईओ हैं, और इनकी पुस्तक का अनावरण जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इनके साथ में एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम अनिल चौधरी है। उन दोनों ने मिलकर के इनकी पुस्तक का अनावरण एक समंदर मेरे अंदर, ये जो पुस्तक है इनकी, इसको इन्होंने किया। एक कविता संग्रह है, ये संजीव जोशी की है। ठीक, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। ठीक है, देखिए जब से आप जानते हैं कि जब से धारा 370 और 35A की समाप्ति हुई है, इन दोनों की समाप्ति से सबके लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना आसान हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति जाकर के कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, वहां बस सकता है, वहां पे कोई व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने 8.16 करोड़ में की पूंजी लगा करके जमीन खरीदा है, और यह जो है दोनों राज्यों के बीच में संबंधों को बढ़ाने के लिए और क्या, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसने महाराष्ट्र ने वहां पे जमीन खरीदी है, और ये पहला भारत का राज्य बना है जिसने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए जमीन खरीदा है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 20 प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट 2 में। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।